हेलो, नमस्कार साथियों। बीएसके नवोदयंस वर्ल्ड वाइड यूट्यूब चैनल पर जुड़े हुए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत विराजमान हैं जिन्होंने यूपीएससी की तैयारी में बहुत बड़ा संघर्ष किया है। उनका सरल और सादगीपूर्ण जीवन उनके यूपीएससी के अब तक के सफ़र की संघर्ष की पटगाथा को लिखते हैं। आप पवन कुमार खटोड़ जी हैं। आप राजस्थान के नागौर जिले के निवासी हैं। आप समाज के निचले तबके से आते हैं। आपके पिताजी एक ट्रक चालक हैं। उन्होंने अपने जीवन में दिन रात मेहनत करते हुए आप सभी बच्चों को पढ़ाया और उन्हीं के संघर्षों का आज परिणाम है कि आज हमारे बीच में और हम सभी देख पा रहे हैं पवन कुमार खटोड़ जी एक सर्वोत्तम शख्सियत के रूप में हमारे बीच में विराजमान है। पवन कुमार जी नमस्कार। नमस्कार। आपने 2012 से लगातार यूपीएससी की तैयारियां शुरू की। उसके बाद आपका पूर्व में 2012 में आरएस में चयन हुआ, पर आपका लक्ष्य यूपीएससी आईएएस का मेन लक्ष्य था, इसलिए आपने आरएस को ज्वाइन नहीं किया। उसके बाद आप पढ़ाई में लगातार तैयारी करते रहे। आपने यूपीएससी असिस्टेंट कमांडेंट का एग्ज़ाम भी दिया और आप अच्छी रैंक से आपका चयन भी हुआ, और वहाँ भी आपने ज्वाइनिंग नहीं की क्योंकि आपका लक्ष्य यूपीएससी आईएएस बनने का एक सपन था और उस सपन के लिए आप लगातार पढ़ाई करते रहे, प्रिपरेशन करते रहे। आपने इसी कड़ी में यूपीएससी के काफ़ी मेंस लिखे आपने। 2017-2018 में आपने यूपीएससी का इंटरव्यू भी दिया। आपका आरएस 2018 में 308 रैंक से आपका अंतिम रूप से चयन हुआ और आप अभी वर्तमान में राजस्थान सरकार के इंडस्ट्री विभाग में असिस्टेंट डायरेक्टर की पद पर पदस्थापित है। आपने हाल ही में 2 दिन पूर्व ही यूपीएससी 2022 का इंटरव्यू दिया। आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन करता हूं और आगामी यूपीएससी 22 के सफलतम परिणामों के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। और हम सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स करने वाले और भी सभी हमारे चैनल से जुड़ने वाले सभी साथियों की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करते हैं कि आपका इस बार यूपीएससी में अच्छे रैंक से चयन होगा। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। आज हम पवन कुमार जी से उनके शैक्षणिक योग्यताओं, उनकी यूपीएससी की तैयारी एवं उनके द्वारा किए हुए लंबे संघर्षों के बारे में उनसे जानेंगे। वो खुद अपने पूरे यूपीएससी के जर्नी को हमारे साथ साझा करेंगे और यूपीएससी के बारे में, यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए भी थोड़ा सा गाइडेंस देंगे आज हमारे बीच में। हाँ, नमस्कार पवन जी। नमस्कार। हाँ, कैसे हैं आप? बस बढ़िया हूँ। हाँ, फ्री हो गया यूपीएससी से। आप सभी जानना चाहते हैं कि आप अपने बारे में थोड़ा बताएं। तो आप सबसे पहले पूछना चाहूँगा कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपका शैक्षणिक योग्यताएं क्या रही है, आपका बैकग्राउंड क्या रहा है और आपने किस तरह यूपीएससी में तैयारी का अपना तैयारी शुरू की? देखो, मैं नागौर, राजस्थान का एक छोटा सा जिला है नागौर जिला, उसके गांव है सोमना गांव, तो मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। मेरे पिताजी गांव में शुरुआत में गांव में ही रहते थे। मैंने ये देखा कि मेरे पिताजी मतलब बहुत कम पढ़े लिखे हैं, 5वीं 6वीं पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनका एक बड़ा सपना था, बड़ी थिंकिंग थी। तो हमेशा मोटिवेट करते थे, मान लोगों की एलन केलर, इनकी स्टोरीज मेरे को सुनाते थे और मोटिवेट करते थे। एक बड़ा सपना देखना सिखाया उन्होंने। फिर मैंने आरंभिक शिक्षा तो गांव में ही की, 4वीं 5वीं तक। उसके बाद मैं नागौर नागौर में हमारी बुआ रहती थी, तो वहाँ उनके घर वहाँ भेज दिया ताकि वहाँ नागौर में अच्छे स्कूल में पढ़ सकूँ। फिर मैंने 10th 12th वहाँ नागौर से किया। उसके बाद मेरा पीएमटी में सिलेक्शन हो गया। नीट में मतलब थोड़े दिन कोटा रहा था, 4 से 6-7 महीने रहा था जी। और कोटा में मेरे को गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज जयपुर से बीडीएस करने का मौका मिला। और इसी दौरान मैंने एक गोविंद जायसवाल नाम से एक जना सिलेक्ट हुआ था 2006 में। 2006 में? हाँ, तो उनकी हेडिंग आई थी कि रिक्शा चालक का बेटा बना आईएएस। तो वो एक मेरे लिए बहुत ही प्रेरणास्पद था कि समाज में जो निम्न वर्ग से ये सिविल सेवा ऐसी है जो सीधे ऊपर जो है उच्च वर्ग की ओर पहुंचा देती है। तो एक मोटिवेशन था कि यार समाज में कुछ करना है। जो देखता हूँ, चीज़ों को अनुभव करता हूँ, तो ये सिविल सेवा एक ऐसी सेवा है जो देश के रूपांतरण में एक आधार स्तंभ है।
तो इसलिए मैंने इसको ज्वाइन करने का मौका बना लिया उन्हीं की प्रेरणा से। और उसके बाद जयपुर में मेरी ग्रेजुएशन के दौरान मुझे मौका मिला कि कैसे तैयारी करते हैं, हमारे कई सीनियर तैयारी कर रहे थे, तो उन्हीं के मार्गदर्शन में तैयारी स्टार्ट की। फिर सफ़र भी काफ़ी मुश्किलों भरा रहा कि शुरुआत में जैसे हमने तैयारी स्टार्ट की तो लग रहा था शुरुआत में जब कि यार मैं तो फर्स्ट अटैम्प्ट में निकाल दूंगा, और इस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं थे कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। सही है। जीवन में हमेशा जो युवावस्था में कहते हैं कि जोश तो होता है लेकिन मेच्योरिटी नहीं होती, समझदारी नहीं होती। जब 18-19 साल की, 20 साल की, 22 साल की उम्र होती है तो उनको लगता है कि दुनिया तो हमारे नीचे ही है, पाँव के नीचे है, तो वो बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बार ठोकर लगती है क्योंकि हमारे हाथ में रिजल्ट नहीं होता, हम केवल मेहनत कर सकते हैं। बाकी तो कई बार ऐसा होता है कि युवा जो यूथ होते हैं तो वो अगर फेल हो जाए जीवन में किसी भी फील्ड में, चाहे एग्जाम में हो, चाहे लव अफेयर में हो, चाहे कहीं भी, कोई भी फील्ड हो, तो फेल होने के बाद टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। जबकि जीवन इसका नाम नहीं है। सफल लोग वही होते हैं जो बार बार फेल हुए और बार बार वो उठ के खड़े हुए। तो ऐसे लोगों की जो स्टोरीज थी उन्होंने मेरे को बहुत गाइड किया। मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि फर्स्ट टाइम जब सिलेक्शन नहीं हुआ तो लगा ही, ऐसा लगा कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब वो चीज़ बहुत, उस चीज़ ने मेरे 2-3-4 साल खराब कर दिए कि उस शौक से उभरने में। तो इस कारण मुझे थोड़ा लेट हो गया सिलेक्शन में। बाकी नहीं तो हो सकता है कि अगर मैं उस टाइम अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट थोड़ा सही रखता तो काफ़ी पहले हो जाता। आपने कहा कि यूपीएससी की तैयारी के लिए जैसे जायसवाल सर का आपने देखा, उनका मोटिवेशन देखा, और वो एक गरीब तबके से आते थे, एक रिक्शा चालक के बेटा थे, और उन्होंने तैयारी करके यूपीएससी के अच्छे रैंक से निकाला। उनसे आप मोटिवेशन लिया और आप एक यूपीएससी तैयारी करने के लिए अपने उस सफ़र में आगे बढ़े। पर हम देखते हैं कि आप अभी लास्ट अटेम्प्ट इस बार यूपीएससी 2022 लास्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं मेरे हिसाब से। जी, तो तब तक का आपका सफ़र किस तरह का रहा? कौन सी बातें आपको बांधे रखी यूपीएससी से? आपको वो कौन सी बातें रही जो आपको लगातार यूपीएससी से बांधे रखी, आप लगातार मैथ्स देते रहे, आप यूपीएससी से जुड़े रहे लगातार? देखो, मैं ये कहूँगा कि बहुत बार ऐसे मौके आए कि जहाँ मुझे लगा कि मैं नहीं हो पाएगा, निराश हो गया, छोड़ दिया। लेकिन फिर धीरे धीरे मेरे को लगा कि नहीं यार, एक जो कहते हैं ना कंसाइंस मेरी जो मन में था कि यार नहीं कर सकता हूँ मैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि हमारा स्ट्रेस मैनेजमेंट यूपीएससी के लिए ज़रूरी है कि आप अपना, अगर हम साइंटिफिकली देखें तो स्ट्रेस जब हम तैयारी कर रहे होते हैं तो थोड़ा 1-2 बार अगर हम फेल हो जाते हैं तो बॉडी में स्ट्रेस डेवलप होता है। फिर सोसाइटी का प्रेशर आता है कि यार क्या कर रहे हो इतने टाइम में। पहले सोसाइटी जो होती है, अच्छे एकेडमिक्स होते हैं तो उनको बहुत सिर पे चढ़ाती है, फिर अचानक वो गिरा देती है, तो लोग सोसाइटी को फेस करने से भी डरने लग जाते हैं कि क्या होगा। तो मैंने फिर योगा मेडिटेशन चालू किया, तो उससे धीरे धीरे मेरे को काफ़ी हेल्प मिली स्ट्रेस मैनेजमेंट में। और जब स्ट्रेस मैनेजमेंट हो जाता है, जब हमारा माइंड सही होता है, जब हम खुश होते हैं तो चीज़ों को, हमारे लिए चीज़ें बहुत इजी होती है। और वही चीज़ें जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो ऐसा होता है कि हमारी कंसंट्रेशन नहीं बन पाती, पढ़ाई का कोई आउटपुट नहीं निकलता। तो इस वजह से ज़्यादातर लोगों में मैं ये देखता हूँ कि एक सक्सेसफुल कैंडिडेट और एक जो अनसक्सेसफुल कैंडिडेट में फ़र्क यही होता है कि वो अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट सही नहीं कर पाते। तो उनमें, उनके अंदर क्या होता है कि धीरे धीरे कहीं ना कहीं एंजाइटी ऐसी चीज़ें डेवलप हो जाती है और फिर उससे परफॉर्मेंस गिरती है। हमारे जो एग्जाम में परफॉर्मेंस है, बहुत बार देखना, बहुत लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने 1-2 बार शुरुआत में इंटरव्यू दे दिए, बाद में ऐसा पता चला कि उनका प्री नहीं हो रहा। तो ये इसी वजह से होता है कि उनके अंदर नॉलेज की कोई कमी नहीं है, लेकिन उस नॉलेज को हम इंटीग्रेट कैसे करें, उस नॉलेज को कैसे अप्लाई करें, जब हमारा माइंड अच्छे से काम करेगा तभी होगा। और दिल्ली की लाइफ स्टाइल इतनी हेक्टिक है कि यहाँ 2-3 साल से ज़्यादा अगर लोग रहे तो फिर उनकी परफॉर्मेंस अपने आप डाउन हो जाएगी। आपने यूपीएससी की तैयारी नागौर, राजस्थान में नागौर जिले में रह के की, या फिर आप दिल्ली भी आए? दिल्ली में रहा था। दिल्ली वाला मेरा, मुझे लगता है कि वो एक गलत डिसीजन था कि मेरे को दिल्ली नहीं रहना चाहिए। मैं नए लोगों को यही कहूँगा कि आप दिल्ली आओ तो कोचिंग कर लो, जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट की कोचिंग है, स्टडी मटेरियल ले लो और आप खुद अपनी जगह पे जाके पढ़ो। क्योंकि दिल्ली में इतना ज़्यादा पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, और भी ऐसे हेक्टिक स्ट्रेसफुल लाइफ स्टाइल है, नेचर से हम बिल्कुल अलग हो जाते हैं, तो हमारी एफिशिएंसी नहीं आ पाती। मैंने तो यही किया था कि मैं जोधपुर रहा था, वहाँ पर एक मेरी बुआ का घर है, कोई पुराना घर। अच्छा। तो वहाँ पर अकेला रहता था मैं, और साथ पढ़ाई कर लेता, साथ साथ थोड़ा बहुत दो पार्ट टाइम, जो एक मेरा डेंटल क्लिनिक था वहाँ पे काम कर लेता। अच्छा। हम सभी आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी यूपीएससी की तैयारी की स्ट्रेटेजी क्या रही है? क्योंकि जो अभी नए स्टूडेंट जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो पुराने एस्पिरेंट्स हैं,
वो हम लोगों से पूछते रहते हैं कि सर हम कैसे तैयारी करें, यूपीएससी की क्या स्ट्रेटजी बनाए, किस स्ट्रेटजी से आगे बढ़े। तो आप अपने खुद की स्ट्रेटजी बताएं ताकि आने वाले जो नए स्टूडेंट है वो आपसे सीख पाए, आपसे प्रेरणा ले पाए और उस आधार पे यूपीएससी की तैयारी शुरू करें। आपकी क्या स्ट्रेटजी रही है, किस तरह से आपने प्लानिंग रही है, किस तरह से आपने मेंस को तैयार करा, पीटी को तैयार करा, इंटरव्यू आपने तैयार करा? ठीक है, तो सबसे पहले प्रीलिम्स की बात करते हैं। तो आईएएस में प्रीलिम्स में क्या होता है कि हमें बहुत चीज़ें पढ़नी होती है, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। तो मैंने ऐसे कर लिया कि जब भी प्रीलिम्स पढ़ना होता है तो पहली बार तो आप अगर स्टार्ट कर रहे हो तो सब्जेक्ट को फुल डिटेल में पढ़ो, जितना डिटेल में हर सब्जेक्ट को पढ़ सकते हो उतना डिटेल में पढ़ो। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, साइंस टेक और करंट अफेयर्स, ये 7 टॉपिक है। कोई कोचिंग के भरोसे मत रहो, कोचिंग के नोट्स वगैरह या उनको लेके आप ऐसा मत करो कि भाई मैं एक कोचिंग के भरोसे रह गया, क्योंकि कोचिंग बेसिक बुक्स है, ओरिजिनल बुक्स है, उनको पढ़ो। कोचिंग में क्या इतना ज़्यादा मैटर दे देते हैं कि बच्चा उसको पढ़ नहीं पाता, पढ़ ले तो अप्लाई नहीं कर पाता। तो ये बेसिक बुक्स है, जैसे हिस्ट्री के लिए ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ लो, स्पेक्ट्रम पढ़ लो, एंशिएंट मिड एंड मॉडर्न। पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत पढ़ लो। पढ़ने से ज़्यादा है उससे क्या गेन किया और उससे कैसे अप्लाई करें। इकोनॉमी के लिए मृणाल सर को फॉलो किया था, तो मृणाल सर है उनका, जो आप उनको फॉलो कर सकते हो, इकोनॉमी कंप्लीट है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के लिए जो न्यू एनसीईआरटी पढ़ लो, साथ ही साथ जो एक यूट्यूब चैनल है मणिकांत सर पे, कोई आईआरएस मैडम है, उन्होंने पढ़ाया था ज्योग्राफी, उनको पढ़ लो। ज्योग्राफी ऐसा समझने वाला सब्जेक्ट है। इकोनॉमी भी आपको कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, इन्फ्लेशन होती है तो गवर्नमेंट क्या करती है, कैसे हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं, चीजें समझ में आनी चाहिए सारी। आपको याद कुछ नहीं करना। प्री में क्या होता है कि सारा सब कुछ आंसर हमारे सामने दिया होता है, तो प्री में हमें याद कुछ नहीं करना, हमें चीज़ों को समझना है बस कि तो इकोनॉमिक्स पढ़ लिया। फिर एनवायरनमेंट और साइंस टेक, ये काफ़ी चीज, मतलब यूपीएससी पिछले काफ़ी सालों से ये इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रही है, लगभग 1/3 मान लो। और हिंदी मीडियम में जो बच्चे होते हैं उनके साथ ये दिक्कत आती है, या जो आर्ट्स बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं, तो कि वो साइंस टेक की जो यूपीएससी बेसिक चीज़ें भी पूछ लेती है। तो इसलिए आपको अच्छे से पढ़ो। देखो सारी चीज़ें हम कुछ मतलब पैदा होते ही हम चीज़ें नहीं सीखते, हम यहीं आके सीखते हैं। तो आप अगर लगन रखोगे तो आप यहाँ भी सीख सकते हो। साइंस को अच्छे से पढ़ो। एनवायरनमेंट, इकोलॉजी के लिए जैसे शंकर आईएएस की एक बुक आती है, हाँ उसको पढ़ लो। साथ में गूगल का यूज़ करो, जैसे वो थोड़ा ओल्ड है बुक, उसमें डाटा 2022 तक के अपडेटेड नहीं होते। तो आप जैसे नेशनल पार्क का है तो तुरंत गूगल करो लेटेस्ट नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ रिजर्व लेटेस्ट वाइल्ड लाइफ रिजर्व, ओरिजिनल साइट पे जाके क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज जैसे देख लो। साइंस में भी 2 तरह की साइंस है, एक बेसिक साइंस, एक अप्लाइड साइंस। बेसिक साइंस तो सेम रहती है, तो आप एनसीईआरटी से या कोई बेसिक साइंस की बुकलेट ले सकते हो, कोई कोचिंग की, विजन आईएएस की भी ठीक बताते हैं। और अप्लाइड साइंस के लिए जो साइंस टेक का जो करंट अफेयर्स होता है, डेली न्यूज़पेपर पढ़ते रहो। एक न्यूज़पेपर, एक मैगजीन, विजन की मैगजीन पढ़ लो मंथली, और एक न्यूज़पेपर पढ़ लो इंडियन एक्सप्रेस या दैनिक जागरण, तो उससे करंट अफेयर्स साइंस है वो कंप्लीट होता रहेगा। फिर करंट अफेयर्स के लिए मैं तो ऐसे करता था कि विजन की पीटी 365 पढ़ लेता था। तो इन टॉपिक से हम बहुत ही लिमिटेड सोर्सेज है ये, इनको आप अच्छे से करो, हर टॉपिक को समझो, बार बार गूगल की यूज़ करो, क्यूरियोसिटी जगाओ कि क्या चीज़ है ये, क्या चीज़ है। इसके साथ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर और पढ़ो। इसका फायदा ये होगा कि हमें पता ये चलेगा कि क्या पढ़ना है, यूपीएससी कहाँ से क्वेश्चन पूछ रही है। अब लक्ष्मीकांत आप पढ़ रहे हो लाइन टू लाइन, आपको पता होना चाहिए कि यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछ रही है लक्ष्मीकांत से। भाई राष्ट्रपति वहाँ आर्टिकल नहीं पूछ रही वो, तो आपको ज़्यादा आर्टिकल रटने की जरूरत नहीं है, आपको कंसेप्चुअल समझ आनी चाहिए। तो आप प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पेपर बार बार करोगे तो आपकी एक समझ डेवलप हो जाएगी कि मेरे को कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, और साथ साथ आपका इवेल्युएशन भी होता रहेगा कि मेरी तैयारी किस लेवल तक है। बिल्कुल, इस प्रकार हम प्रीलिम्स को क्लियर कर सकते हैं। आगे मेंस के लिए क्या स्ट्रेटजी रहेगी? मेंस के लिए मुझे लगता है कि एक तो विजन की टॉपर्स की कॉपीज है, जो मेंस के आंसर राइटिंग है उनको देखो, यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर्स के कैसे क्वेश्चन पूछे हैं वो देखो। इसके अलावा मेरे मेंस में एक धर्मेंद्र जाखड़ मेरे फ्रेंड है, उसके जीएस में बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, उसने मेरे को पर्सनली बहुत हेल्प किया था। वो एक फ्री जो बच्चे हिंदी मीडियम के बच्चों की हेल्प के लिए उन्होंने एक चैनल भी चलाया यूट्यूब पे, तो आप उनसे गाइडेंस ले सकते हो कि उनके जीएस में बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। मेरे साथ ऐसा होता था कि मेरे जीएस में कम आते थे, ऑप्शनल इंटरव्यू में अच्छे आते थे, और उनके साथ उल्टा होता था कि उनके जीएस में बहुत अच्छे आते थे, ऑप्शनल में कम आते, इंटरव्यू में कम आते। तो एक कम्प्लीमेंट्री नेचर हो गई, इसलिए हमारे दोस्ती हो गई। उसके बाद आपका इंटरव्यू का सफर इस बार तीसरी बार रहा, तो इंटरव्यू का सफर में आप
क्या स्ट्रेटेजी रही आपकी? इंटरव्यू में तो देखो अपनी जो एक कम्युनिकेशन स्किल होती है उसी का एक टेस्ट होता है। तो आप जितने बोलने में, जितने आपने प्रैक्टिस की, जितने अनजान लोगों से बात करोगे, उतनी ज़्यादा हमारी थॉट क्लियर, मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होगी। कम्युनिकेट करना होता है, हमें अपनी बात को कन्विंस करना होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट इंटरव्यू में एक चीज़ अगर मैं कहूँ तो वो होता है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस, बिल्कुल। आप अगर इंटरव्यू में जाके नर्वस हो गए, हाथ पाँव फूलने लग गए, तो आप आई हुई चीज़ें भूल जाते हो। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो ब्लैंक हो जाते हैं। तो इंटरव्यू के लिए भी इम्पोर्टेंट चीज़ है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस के बाद चीज़ों की, मुद्दों की समझ, मतलब डीप समझ। वो फैक्चुअल क्वेश्चन पूछते हैं, उससे आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इंटरव्यू में आपने बताया, वो उन्होंने पूछा कोई टेलीस्कोप, सबसे बड़ा टेलीस्कोप कहाँ है, तो आपने नहीं बताया तो ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मुद्दों की समझ होनी चाहिए आपके अंदर, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसके बाद चीज़ों की समझ, ग्राउंड लेवल की समझ, और उसके बाद की आपकी खुद की कुछ ओरिजिनल थिंकिंग होनी चाहिए हर एक मुद्दे पे। आपके पास क्या सॉल्यूशन है भाई? प्रॉब्लम्स तो 100 प्रॉब्लम कोई गिना देगा, उसका डिसीजन मेकिंग आपको होना चाहिए। आपके पास सॉल्यूशन भी होने चाहिए। बहुत बढ़िया। आपके बारे में जितना हम जान पाए, समझ पाए, उसमें एक चीज, एक सफर और भी रहा है कि आपने आरएस का भी सफर रहा है। राजस्थान आरपीएससी की आपने तैयारी करी, आप आरएस में सेलेक्टेड हुए हो। तो आप हम सभी जानना चाहेंगे कि आरएस की आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही, थोड़ा उस पर भी आप हमें बताइए। देखो, आरएस का एग्जाम यूपीएससी से थोड़ा सा अलग पैटर्न है। अलग पैटर्न। तो इसलिए हमें, अगर आप यूपीएससी कर रहे हो तो एक साल आपको ब्रेक देना पड़ेगा। ब्रेक करके फिर आप आरएस की तैयारी करो। और आरएस की तैयारी, आरएस में जो मेंस का सिलेबस है, प्री तो आपको निकालना है, प्री तो आप निकाल लोगे, क्वालिफाइंगे। मेंस की अच्छे से तैयारी करो, टू द पॉइंट। और आरपीएससी में ऐसा होता है कि जो राजस्थान की बेसिक बुक्स है या एनसीईआरटीज है, उनसे मेंस के टॉपिक लेके और उन पे टिक मार्क कर लो और उनके कुछ अपने नोट्स बना लो। और टू द पॉइंट आप आरपीएससी में जैसे बुक्स के हिसाब से लिखोगे तो आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। और चौथा पेपर होता है आरएस का, वो स्कोरिंग होता है हिंदी इंग्लिश का। तो उसमें हिंदी की ग्रामर आती है, इंग्लिश की ग्रामर और कंप्रीहेंशन। तो हिंदी में एक राघव प्रकाश बुक आती है, तो वो सफिशिएंट होती है। इंग्लिश में भी आप बीके रस्तोगी या कुछ कोई ऐसी बुक ले सकते हो। ये स्कोरिंग पेपर होता है। बाकी साथ साथ टेस्ट सीरीज भी करना चाहिए जी। तो कई सारी जयपुर में कोचिंग्स हैं, कलाम आदि, तो वो कराते हैं टेस्ट सीरीज, तो आप उनसे कर सकते हो। जी। आपने पूर्व में 2 दिन पहले ही आप यूपीएससी 2022 का इंटरव्यू देके आए हो। आपका इंटरव्यू कैसा गया, कैसा लगा आपको, और कैसा चला आपका इंटरव्यू? थोड़ा सा उसके बारे में भी बताइए ताकि हम जान पाए। इंटरव्यू तो बहुत अच्छा रहा था मेरा। इंटरव्यू थोड़ा मैं ऐसे ठीक हो जाते हैं मेरे इंटरव्यू। तो इंटरव्यू में भरत भूषण व्यास सर का बोर्ड था, वो जम्मू कश्मीर में आईएएस रहे हैं। जाते ही इंटरव्यू में ऐसा होता है कि बच्चों को, यहाँ मोक वाले कोचिंग वाले तो डरा देते हैं, उनके अंदर कमियां निकाल देते हैं ऐसे। यूपीएससी ये मान के चलती है कि ये बच्चा इंटरव्यू है तो नर्वस है थोड़ा सा, तो वो आपको सहज फील करवाएंगे। हाँ, कभी वो, और बहुत कम क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है। वो बिल्कुल आके आओ बैठो आराम से, इतने प्रेम से बात करेंगे, आपको बता देंगे, आपको बिल्कुल अपने बीच एक फ्रेंडली कम्युनिकेशन होगा। हाँ, आप बिल्कुल, आप हाँ ऐसे करके वो आपको सहज करेंगे। फिर आपसे सिंपल से क्वेश्चनों से शुरुआत करेंगे। मेरे से पूछा था, आप जैसे डेंटिस्ट हो तो आपने संस्कृत क्यों लिया? अच्छा। थोड़ा सा अजीब सा लगता है ना, संस्कृत के बारे में एक गलत धारणा है लोगों में कि ये तो मतलब धर्म से जोड़ के और आगे ये तो ऐसी है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बहुत गलत है। संस्कृत मतलब भारत की सभी भाषाएं हैं ना, या तो संस्कृत से उत्पन्न है या प्रभावित है संस्कृत से। बिल्कुल। हाँ, तो अगर भारत को जानना है, भारत में प्रवेश करना है, तो हमें संस्कृत को पढ़ना चाहिए। को जानना है तो संस्कृत को जानना पड़ेगा। के वेद जो जितने भी पुराण या पुरानी जितनी बुक्स लिखी हुई हैं, उनको ग्रंथों को जानना पड़ेगा। और बहुत ही सिंपल संस्कृत है। मैंने जब संस्कृत पढ़ा तो मुझे बहुत सिंपल लगी। मैंने सर को बताया, मैंने कहा सर, मैंने शुरुआत तो संस्कृत यूपीएससी के पर्पज से ही की थी, लेकिन बाद में मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगी और मैंने इसको बोलना सीख दिया। तो अच्छा, सर को थोड़ा अजीब लगा कि यार वहाँ बोलना सीख लिया। फिर बोले अच्छा, उन्होंने गीता में सर को भी थोड़ी संस्कृत बोलना, उन्होंने एक कोट किया कि गीतायाम प्रतिपादित कर्म योग से वर्णनम करो तू। अच्छा। फिर बोला कि मेरे को इतनी संस्कृत आती है, अब तुम इसको बताओ। फिर मैंने इसको एक्सप्लेन किया संस्कृत में। फिर बोले थोड़ा हिंदी में भी समझा दो, फिर मैंने हिंदी में समझा दिया। तो ऐसे करके इंटरव्यू शुरुआत अच्छी रही। उसके बाद उन्होंने योग का पूछा। योग का? योग किसको जोड़ता है? मैंने कहा शरीर, मन और आत्मा को योग जोड़ता है। फिर गवर्नमेंट का एक जो एडमिनिस्ट्रेटर के लिए है कार्यक्रम, मिशन कर्म योगी। मिशन कर्म योगी। हाँ, तो उसके बारे में पूछ लिया कि ये कर्म योगी ये क्या है, कैसे करेंगे, गीता से इसको कैसे लिंक करोगे?
तो मैंने कहा सर हमारा देश है वो एक ट्रांजिशन फेज में गुजर रहा है, अभी हम विकासशील देश है और 2047 2047 तक हम विकसित देश का सपना देख रहे हैं। तो इस सपने को पूरा करने में हमें हमारे सबसे ज़्यादा मदद करेंगे जो प्रशासन है, जो हमें हमारे प्रशासकों को कर्मयोगी बनाना होगा, निष्काम भाव से जो राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित होकर काम करे, सब कुछ अपना सर्व अर्पित करे राष्ट्र सेवा के लिए, यही गीता प्रेरणा देती है। फिर बोले अच्छा। फिर मेंबर्स थे, उन्होंने मेरी एक हॉबी थी कि गांव में ऐसे ग्रामीण बहुत शांत जीवन होता है। तो जिस बचपन से ही मैं जो दादी माँ के साथ बैठता था, अच्छा। आसमान में चांद तारों को देखना ऐसे अच्छा लगता था। तो उसी को ही मेरे को आज भी अच्छा लगता है, मैंने हॉबी में लिख दिया सिट आउटसाइड एंड वॉच द ब्यूटी ऑफ मदर नेचर। फिर मैडम वो पूछने लग गई कैसे क्या देखते हो, क्या क्या अच्छा लगता है इंडिया में, अगर हम चांद तारे देखना चाहें तो कहाँ जा सकते हैं, दिल्ली में तो दिखते ही नहीं है। सही बात है, दिल्ली में दिखते हैं। ऐसे करके मतलब अच्छा रहा, बहुत फ्रेंडली कम्युनिकेशन रहा। थोड़े बहुत क्वेश्चंस मेरी जो प्रोफेशन है डेंटिस्ट उस पर चले, उसके बाद जो है यूक्रेन रशिया वार पे चले। वहाँ पर सर को मैंने एक ऑब्जर्वेशन बताया, मैंने कहा सर जब ये वॉर स्टार्ट हुआ तब मैंने ऑब्जर्व किया था, मेरा एक प्रेडिक्शन था कि अगर ये वॉर बहुत जल्दी खत्म हो गया 7-8 दिन में, तब तो चाइना भी बहुत अग्रेसिव होगा और हो सकता है वो इंडिया या उधर जो है ताइवान की तरफ एडवेंचर करे, वो भी करेगी। अगर ये वॉर लंबा खिंचा तो चाइना कभी ऐसी गलती नहीं करेगा, करेगा। चाइना एक लेसन लेगा इससे। और हम देख सकते हैं कि अभी चाइना के फॉरेन मिनिस्टर आए थे और वो चाइना एक रिकॉन्सिलेटरी टोन में बात कर रहा है, तो सर को थोड़ा अच्छा लगा। अच्छा। फिर करप्शन के बारे में बोला था कि करप्शन कैसे खत्म कर सकते हैं। मैंने कहा 2 ही तरीके हैं करप्शन को, या तो एक अंदर से व्यक्ति ऐसा सोचे करप्शन मैं करूँ ही ना, या हम अपने सिस्टम को इतना मजबूत बना दें कि बाहर जो भी कोई करप्शन करे उसको तुरंत पकड़ ले। जो विकसित देश है उनमें सिस्टम मजबूत है, हमें ऐसा करना चाहिए कि हमारी एजुकेशन सिस्टम को ऐसा बनाया जाए कि हर बच्चा एक राष्ट्र निर्माण में भागीदार बने, महापुरुषों की, स्वामी विवेकानंद की इनकी जीवनियाँ पढ़ाई जाए, नैतिक शिक्षा लाई जाए। फिर बस ऐसे करके और मतलब अच्छा हो गया और इंटरव्यू। फिर उन्होंने बोला था कि आप इन चीज़ों को एडमिनिस्ट्रेशन में लागू करोगे, तो मैंने कहा सर निश्चित रूप से मैं इनको लागू करूँगा। फिर बोले अच्छा। आपने हाल ही में आरएस की ज्वाइनिंग ली है और अभी उम्मीद करते हैं और हमें आशा और पूर्ण विश्वास भी है कि इस बार आपका यूपीएससी आईएएस का अच्छे से चयन भी होगा। तो आप आगे एक प्रशासनिक अधिकारी की भूमिका में समाज एवं प्रशासनिक कार्यों में कुछ क्या 1-2 ऐसे कुछ आपके जो विजन होगा या क्या नया करना चाहेंगे जो दूसरे अधिकारियों से अलग हो और उसमें आपकी पर्सनैलिटी निखर के आए, आप एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे उभर के आए, तो क्या कुछ नया करना चाहेंगे या समाज के लिए और प्रशासनिक कार्यों में, देश सेवा में? अभी तो जैसे कुछ चीज़ें मैंने सोची है, जैसे एक तो कि हमारे जो बुजुर्ग हैं कहीं ना कहीं वो एक हाशिए का जीवन नहीं, जो ये वैश्वीकरण या भौतिकतावाद है इसके कारण क्या होता है कि बुजुर्गों की जो हाशिए पर चले जाए, जबकि उनके अंदर जीवन का अनुभव होता है, बहुत ज्ञान होता है। और हम युवाओं को कहीं ना कहीं ठोकर खा के चीज़ें सीखनी होती है, अगर हमें उनकी मेंटरशिप मिले तो हम चीज़ों को सीधा सीख सकते हैं। जैसे हमारे उधर एक गुरु शिष्य एक परंपरा होती है, वो कहते हैं कि जो लोग नुगरा मर जाता है, मतलब बिना गुरु मर जाता है तो उसको मोक्ष नहीं मिलती। तो एक बहुत स्वस्थ परंपरा थी कि हर आदमी अपना गुरु बनाता था, हमने कहीं ना कहीं उस परंपरा को खो दिया। और ये जो अंग्रेज है या वेस्टर्न कंट्रीज में एक मेंटरशिप के रूप में या कॉर्पोरेट जगत में एक मेंटरशिप के रूप में नई परंपरा आ रही है, तो वो कहीं ना कहीं भारत की जो गुरु शिष्य परंपरा थी वही मेंटर वाली परंपरा है। तो मैं ये कोशिश करूंगा कि कैसे ही करके हमारी युवा पीढ़ी को जो बुजुर्ग पीढ़ी है उससे जोड़ा जाए, चाहे टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो, चाहे फिजिकली जो कम्युनिकेशन हो। और जो रिटायरमेंट होते हैं 60 साल के बाद, तो मैं उन लोगों से भी अपील करूंगा कि आप जो है अब जो ग्रस्त जीवन से त्याग करके एक संन्यास आश्रम की ओर जाएं और राष्ट्र निर्माण, समाज निर्माण में सक्रिय रूप से भागीदार बने, योगदान करें। हर जैसे कोई प्रोफेसर है तो आप जाके एक गांव को अडोप्ट कर लो, उस गांव में आप बच्चों को शिक्षा दो। कोई डॉक्टर है तो उस गांव में जाके, जैसे जो है बाबा आमटे बहुत फेमस डॉक्टर है महाराष्ट्र के हेमल कासा में, उन्होंने अपना जीवन अर्पित कर दिया वहाँ के जो ट्राइब्स है उनके लिए। तो ऐसे लोगों को समाज के लिए आगे आना पड़ेगा, तभी हमारा राष्ट्र मजबूत बनेगा। तो ऐसे मेरा एक सपना है कि एक ऐसा कुछ मूवमेंट खड़ा किया जाए जिससे कि उन्हें भी एक सम्मान का जीवन मिले, जो शहरों में जो अनाथ आश्रम में ना जाना पड़े, बल्कि गांव में। और लोग बहुत सीधे भोले वाले लोग होते हैं और जो भी बाहर से ऐसे पढ़े लिखे होते हैं उनका बहुत सम्मान करते हैं। तो ऐसा कुछ मैं मूवमेंट करूँगा। ये बिल्कुल बहुत अच्छी सोच है पवन जी आपकी। पवन जी के बारे में बताना चाहूँगा कि पवन जी जिस तरह से हम लोग भी और पवन जी और हमारा ग्रुप सर्किल है,
हमारा एक फाउंडेशन भी है, स्वयं फाउंडेशन, उसके तहत हम लोग समाज सेवा भी करते हैं। उसमें पवन जी का बहुत अच्छा योगदान रहा है। पिछले 3 सालों से हम लोगों को पवन जी का एक अच्छा योगदान मिलता आया है। पवन जी स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में हमारे साथ काफ़ी वर्क कर रहे हैं। जैसे हम पहले झुग्गी झोंपड़ियों में थोड़ा पढ़ाने का शुरू करा था, तब भी पवन जी का योगदान रहा है। उसके अलावा हमने कुछ सेमिनार करे जो यूपीएससी एवं पीसीएस की तैयारी करने वाले, स्टेट पीसी की तैयारी करने वाले, उसमें भी पवन जी का काफ़ी योगदान रहा है। उन्होंने वहाँ भी अपना मोटिवेशन दिया, बच्चों को मार्गदर्शन किया। उसके अलावा पवन जी का स्वास्थ्य के फील्ड में भी बहुत अच्छा योगदान रहा है। पवन जी एक डॉक्टर हैं और बीडीएस डॉक्टर हैं, और पवन जी ने स्वास्थ्य से संबंधित और भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स के भी इनको नॉलेज है काफ़ी, तो उसके तहत पवन जी स्वास्थ्य में भी काफ़ी योगदान देते हैं। अब पवन जी प्रशासनिक सेवा में भी अपना अमूल्य योगदान देंगे और देश की नीति निर्माण में, देश की सेवा में अपना अमूल्य योगदान देंगे। अब मैं अंतिम क्वेश्चन पवन जी से पूछना चाहूँगा, क्योंकि अब आगे पीटी का एग्ज़ाम भी आ रहा है, यूपीएससी का 2022 का पीटी भी आ रहा है एग्ज़ाम। तो पवन जी से पूछना चाहेंगे कि पवन जी, आपने अभी स्ट्रेटेजी भी बताई, अब कुछ ऐसा मार्गदर्शन आप नए स्टूडेंट्स जो अभी प्रिपरेशन तैयारी कर रहे हैं या अभी पीटी देने वाले हैं, उनको कुछ नया, कुछ ऐसा बताइए, पीटी के बारे में बताइए, कुछ ऐसा संदेश दीजिए, उनका मार्गदर्शन कीजिए ताकि वो अगला एग्ज़ाम अच्छे से दे पाए। वो थोड़ा सा आप मोटिवेट कीजिए उनको। देखिए, बच्चों के पास मतलब मार्केट में 19-20 सबके पास मैटर अवेलेबल होता है। इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि हम उसको कैसे पढ़ें। हम जैसे सोचते हैं कि आज मेरे को ये चीज़ पढ़नी है, और कहीं ना कहीं हम पढ़ पाते हैं, उसमें गैप हो जाता है। तो एक हमारा टारगेट और एक हमारा परफॉर्मेंस, इनके बीच गैप होता है। इस गैप को हमें पूरा करना है। तो प्रैक्टिकली तो इसके लिए मैंने ये बताया कि आप माइंड पे ज़्यादा फोकस करो, डीप रिलैक्सेशन करो, योगा मेडिटेशन। इन चीज़ों से क्या होगा कि आपकी अपने आप परफॉर्मेंस बढ़ेगी, माइंड में नए नए क्रिएटिव आइडियाज़ आएंगे, और यूपीएससी में आपका जो अप्लाइड सेक्शन है वो स्ट्रांग होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि बस आप योगा मेडिटेशन और स्ट्रेस मैनेजमेंट, मैं ये मानता हूँ कि ये सबसे इम्पोर्टेंट इमोशनल इंटेलिजेंस ये लाइफ में सक्सेस की है। अभी 1 मंथ बाद एग्ज़ाम है, तो ऐसा क्या पढ़े, एक महीने की तैयारी ऐसी कि कैसा रिवीजन करे या क्या करे कि उससे अच्छे से एग्ज़ाम पीटी निकाल पाए? कोई नया तो मत पढ़ो, आप तो प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन देखो और फिर उन्हीं चीज़ों को जहाँ से क्वेश्चन पूछे हैं, जैसे कई सारे सेक्शन है, हमेशा टॉपिक को पढ़ो तो इस दृष्टि से पढ़ो इससे क्या क्वेश्चन बन रहा है। ऐसे नहीं कि मैंने बुक उठा के शुरू के पन्ने से लास्ट पन्ने तक पढ़ दी। जो भी टॉपिक पढ़ो, चाहे जैसे मैं राष्ट्रपति पढ़ रहा हूँ तो राष्ट्रपति से अब तक क्या क्वेश्चन बने हैं और आगे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। कोई भी टॉपिक हो, चाहे मौलिक कर्तव्य हो, इनसे क्या क्या क्वेश्चन बना, चाहे 11 कर्तव्य है, इनमें से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। ऐसे भी क्वेश्चन बना है क्या ये मतदान मौलिक कर्तव्य है, तो ये नहीं है, और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। हमेशा पढ़ो तो ऐसे पढ़ो कि इससे क्या क्वेश्चन पहले बने हैं, क्या क्वेश्चन आगे बन सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं पढ़ना है कि भाई बुक को उठा के शुरू से लास्ट तक पढ़ रहे हैं, बस पता ही नहीं क्या है। बिल्कुल पवन जी, आपने बहुत अच्छे से आज हम सभी को बताया, यूपीएससी के बारे में मार्गदर्शन किया। उसके अलावा आपने अपने संघर्षों को, अपने जीवन पथ को बताया अच्छे से। और मैं आप सभी को कहना चाहूँगा, निश्चित रूप से बताना चाहूँगा कि पवन जी का जीवन पथ अपने आप में हम सभी के लिए मार्गदर्शन है, हम सभी के लिए प्रेरणादायी है। उन्होंने 2012 से लगातार एक संघर्ष किया, जीवन पथ पर संघर्ष किया, पढ़ाई में अच्छे से मेहनत की उन्होंने। वो एक गरीब परिवार से बिलोंग करते थे। इनके पिताजी ट्रक ड्राइवर रहे हैं। पिताजी ने अपनी दिन रात की मेहनत करके इनको पढ़ाया, इनके साथ इनके भाई बहन हैं उनको पढ़ाया, और आज इस मुकाम पे पवन जी पहुँचे हैं कि अभी आरएस सेलेक्टेड हुआ है। अब अच्छे रिजल्ट से अब आने वाले यूपीएससी 2022 में भी अच्छे से सेलेक्ट होंगे और एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे हम सभी देख पाएंगे। और पवन जी का व्यक्तित्व, पवन जी का पूरा जीवन परिपथ हम सभी के लिए प्रेरणादायी। उन्होंने बहुत लंबा संघर्ष करा है। 2012 से 2022 तक इनका 10 साल का, जो 10-11 साल का पीरियड है, ये हम सभी के लिए मार्गदर्शन के हैं। और उम्मीद करते हैं पवन जी आप आगे भी हम सभी को मार्गदर्शन करते रहोगे, और जितने भी हम यूपीएससी की तैयारी करने वाले या और भी जो संघर्ष कर रहे हैं अपनी लाइफ में, अलग अलग स्टेट पीसीएस की अलग अलग तैयारी कर रहे हैं, उन सभी का मार्गदर्शन आपका मिलता रहेगा। और दोबारा आपको हम सभी की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, और उम्मीद है और आशा है कि इस बार आपका ज़रूर यूपीएससी का अच्छे से, आप अच्छी रैंक से चयन होंगे, आप एक टॉपर बनेंगे इस बार। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको पवन जी। नमस्कार।